Good morning and welcome back to all dear student in RX Science Success Mantra. गाइस, जैसा कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि बहुत जल्द आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें पहला वीडियो आज प्रोवाइड करा रहा हूँ फार्माकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर, डिप्लोमा सेकेंड ईयर का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं गाइस। पहला है आपका डिफाइन वेरियस फीचर। डिफाइन वेरियस फीचर, वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशंस विथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ठीक है, वेरियस रूट मीन्स हो गया वेरियस पाथ। ठीक है, डिफरेंट जो पाथ होते हैं। ठीक है, कि, किस किस पाथ से ड्रग को बॉडी में एडमिनिस्टर के दिया जाता है। ठीक है, मतलब टैबलेट फॉर्म में है तो ओरल आप ले सकते हैं। ठीक है, कभी कभी वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, जब उस कंडीशन में टैबलेट फॉर्म लेना पॉसिबल नहीं होता, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, इंजेक्टेबल फॉर्म में देते हैं ना, आईएम या आईवी फॉर्म में। ठीक है, सो ओके, सो आंसर में आप क्या लिखेंगे, क्वेश्चन अगर ये आ गया कि डिफाइन वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो योर आंसर शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशंस आर, कौन कौन सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फाइंड आउट करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स दवा देने से पहले क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है। ठीक है, उसमें कुछ पॉइंट है। पहला है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द पाथ बाय विच द ड्रग इज़ इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी, है ना। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या रास्ता, क्या है, पाथ क्या है, एक ऐसा पार्ट है जहाँ से बॉडी में ड्रग को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, किस लिए इंट्रोड्यूस किया जाता है, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, सेकेंड लाइन में आता है, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज द ड्रग इज इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी थ्रू अ स्पेसिफिक साइट। यानी जब कोई बीमारी हो जाती है, उसको ट्रीट करने के लिए क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर डिजीज़ के अकॉर्डिंग ड्रग को बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं, है ना, एडमिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट है द चॉइस ऑफ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड्स ऑन। ठीक है, डिपेंड करता है कि किस टाइप की आपको प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही हम ड्रग को क्या करते हैं, बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं, देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग लाइक वाटर। अब जब भी आप किसी को ड्रग देंगे तो कुछ चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा, जैसे प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग लाइक वाटर, लिपिड सॉल्युबिलिटी और आयनाइजेशन। यानी जो आप ड्रग दे रहे हैं, ठीक है, वाटर सॉल्युबल है, लिपिड सॉल्युबल है, ठीक है, या जल्दी आयनाइज हो जाती है। कुछ कंडीशंस हैं, इसके अकॉर्डिंग हम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं, बॉडी में देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, नेक्स्ट है आपका थेरेपेटिक ऑब्जेक्टिव। यानी उस ड्रग का क्या क्या थेरेपेटिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो पहला है आपका रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, यानी जब आप उसे दें तो उसका बहुत जल्दी से वो काम करे, फास्ट बॉडी में काम करे। लॉन्ग टर्म एडमिनिस्ट्रेशंस और रेस्ट्रिक्टेड टू अ लोकल साइट। ठीक है, लंबे समय तक वो, अगर आप उस दवा को दे रहे हैं तो बॉडी में लंबे समय तक रहे। ठीक है, नेक्स्ट है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, कौन कौन से वेरियस रूट हैं, कौन कौन से वेरियस पाथ हैं, रास्ते हैं, जिसके द्वारा दवा को बॉडी में दिया जाता है, एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है उस दवा को बॉडी में इंसर्ट करना, देना। ठीक है, तो देखा जाए तो बेसिकली तीन रूट होते हैं। ठीक है, there are three routes: internal routes, parental routes and topical routes। ठीक है, तीन रास्ते हैं। तो इंटरनल रूट्स आपके तीन होते हैं, ओरल होता है, सबलिंगुअल होता है, रेक्टल रूट होता है ना। माउथ से आप दे सकते हैं ओरल में। ठीक है, सबलिंगुअल यानी जीभ के नीचे, और रेक्टल यानी रेक्टल पार्ट से आप बॉडी में ड्रग को इंसर्ट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं पेरेंटल रूट्स की। पेरेंटल रूट्स में आपका जितने भी इंजेक्टेबल फॉर्म है ना, जब वो सब किस में आ जाएंगे, पेरेंटल रूट में। यानी जब किसी को आप इंजेक्शन लगाते हैं, चाहे मसल्स में लगा रहे हो, चाहे आप डायरेक्ट वेन्स में लगा रहे हो, वो आपका पेरेंटल रूट का एग्जांपल होगा। ठीक है, इसमें आपका आईवी है, पहला इंट्रावेनस, दूसरा इंट्रामस्कुलर है, तीसरा सबक्यूटेनियस, स्किन के नीचे। इनहेलेशन, किसी को आप इनहेल करा रहे हैं, है ना, दवा को इनहेल कर रहे हैं। ठीक है, अस्थमा के पेशेंट खासकर, तो वो भी पेरेंटल रूट कहलाएगा आपका। फिर आपका इंट्राडर्मल, ठीक है, स्किन के नीचे, तो ये है आपका पेरेंटल रूट। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका टॉपिकल रूट। टॉपिकल रूट यानी सुपरफिशियली, यानी ऑइंटमेंट वगैरह हो गया, वो किस में आएगा आपका टॉपिकल रूट में आएगा। ठीक है, अब बारी बारी एक एक करके सबके बारे में ब्रीफली समझते हैं। इंटरनल रूट में क्या होगा? इट इज़ द सेफेस्ट, मोस्ट कॉमन, इकोनॉमिकल एंड कन्वीनियंट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मैक्सिमम सेफेस्ट क्या है कि आप के थ्रू किसी को दवा देते हैं तो सबसे सेफ होता है। ठीक है, इकोनॉमिकल यानी वो ड्रग आपकी सस्ती होती है। इंजेक्शन के कंपेरिजन में आप देखेंगे कि टैबलेट सस्ती पड़ती है ना। ठीक है, एंड कन्वीनियंट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, आसानी से पेशेंट को दवा दी जा सकती है। नेक्स्ट है, इसका एग्जांपल का टैबलेट है, कैप्सूल्स है, पाउडर है, मिक्सचर्स है ना, इमल्सन है, जेल है। ये सब क्या है? ऑल दिस आर टेकन ओरली। सॉल्यूशन फ्रॉम द ड्रग्स गेट रैपिडली absorbed थ्रू द इंटरनल रूट। ठीक है, टैबलेट, सिरप, कैप्सूल, सिरप जब आप देंगे तो क्या होगा? बहुत तेज़ी से बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, ये इंटरनल रूट के पार्ट्स हैं। नेक्स्ट है आपका ओरल रूट। ओरल रूट में क्या होता है? ओरल रूट में क्या होता है? तो इन दिस रूट ऑफ ड्रग इट्स प्लेस्ड इन ओरल कैविटी। माउथ के अंदर जब दवा को हम प्लेस कर देते, रखते हैं और सॉलोड कर देते हैं, निगल जाते हैं, किसके साथ? वाटर या मिल्क के थ्रू। ठीक है, एंड ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू द माउथ। जब ड्रग को माउथ के थ्रू एडमिनिस्टर दिया जाता है तो उस टाइप के रूट्स को क्या हम बोलते हैं? ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। द मेन एडवांटेज क्या है? क्योंकि हमें एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों पढ़ना है। माउथ के थ्रू जब दवा देते हैं तो उसका एडवांटेज क्या है? द मेन एडवांटेज ऑफ दिस रूट आर दैट द पेशेंट इज एबल टू सेल्फ एडमिनिस्टर ड्रग, है ना, यानी खुद से पेशेंट उस दवा को खा सकता है। मेन एडवांटेज ये है। ठीक है, जबकि इंजेक्टेबल फॉर्म में क्या होगा? इंटरनल रूट में जब आप पढ़ें, पेरेंटल में पढ़ेंगे, है ना, इंजेक्शन वगैरह तो अपने से नहीं लगा सकते। लेकिन जब आप इंटरनल रूट की बात करें जिसमें ओरल रूट है, यानी पेशेंट खुद क्या करेगा? दवा को ले सकता है। ये इसका एडवांटेज है। ठीक है, सेल्फ एडमिनिस्टर्ड। ओके, एंड चांसेस ऑफ सिस्टमिक इन्फेक्शन आर रिड्यूस, है ना, और इस कंडीशन में कोई जो इन्फेक्शन होने के चांसेस वो कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है एक्टिवेटेड चारकोल। इट इज़ द एंटीडोट यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ टॉक्सिसिटी और ओवरडोज रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ ओरल रूट। ठीक है, अगर इस केस में ओरल रूट यानी दवा माउथ से लेते समय कोई इन्फेक्शन हो गया, या हाथ साफ नहीं रखा था, है ना, या दवा को निकाल के आपने बाहर रख दिया, ऐसे ही मेज पे रख दिया, ठीक है, कहीं पे भी ज़मीन में रख दिया, फिर आपने डायरेक्ट ले लिया, तो उस कंडीशन जो भी टॉक्सिसिटी है उसकी, ठीक है, उसको कम करने के लिए एंटीडोट का यूज़ करते हैं। एंटीडोट क्या करता है? उसके इफेक्ट को जीरो कर देता है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा आपका? एक्टिवेटेड चारकोल। ये यूज़ होता है किसमें? ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की टॉक्सिसिटी में। ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, और क्या एडवांटेज हैं इसके? सेफ, कन्वीनियंट एंड पेनलेस है। पेन भी नहीं होता है, आसानी से पेशेंट को दे सकते हैं। जबकि इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं तो उसमें पेन होता है ना, लेकिन ओरल रूट में कोई पेन नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए मोस्ट प्रिफर्ड है ये। मैक्सिमम देखा होगा आपने कि दवाई क्या होती हैं? ओरल रूट के थ्रू ही ली जाती हैं। ठीक है, इकोनॉमिकल है, ज़्यादा महंगी नहीं होती है, स्टरलाइजेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, है ना, क्योंकि ऑलरेडी वो रैपर के अंदर रहती हैं तो बैक्टीरिया फ्री होती हैं, उस कंडीशन में उसको स्टराइज करने की ज़रूरत नहीं होती है। फॉर ओरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड एनी असिस्टेंस इज़ नॉट रिक्वायर्ड। जाहिर सी बात है कि जब आपको टैबलेट ओरली लेना है तो किसी की हेल्प जरूरत नहीं है। यू आर एबल ना, खुद से आप टैबलेट का रैपर लेंगे, उसको फाड़ के निकाल मुंह में खा डाल के आसानी से पानी पी के एडमिनिस्टर ले सकते हैं। एंड लेस चांस ऑफ एक्यूट ड्रग रिएक्शंस। ड्रग रिएक्शन के चांसेस भी क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं। ओरल रूट का ये एडवांटेज है। बात करते हैं डिसएडवांटेज की। जहाँ एडवांटेज है वहाँ डिसएडवांटेज भी होगा गाइस। समटाइम्स कंप्लीट ड्रग इज़ नॉट एब्जॉर्ब्ड। कभी कभी क्या होता है? पूरी ड्रग एब्जॉर्ब नहीं होती, माउथ में ही कुछ डिजॉल्व हो गई, है ना, आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंच पाती है। ये पहला इसका ड्रॉबैक है। दूसरा क्या है? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म टेक प्लेस इन लीवर वेयर ड्रग रीचेस थ्रू द पोर्टल वेन। ठीक है, अब मेटाबॉलिज्म लीवर में होते होते ड्रग कहाँ पहुँच, किसके थ्रू पहुँचती है? पोर्टल वेन तक पहुँचती है। तो ये भी क्या है? हाँ, फॉर, क्योंकि लीवर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है ना। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक म्यूकोसा इरिटेशन बाय सर्टेन ड्रग
लीड्स टू नोजिया एंड वोमिटिंग। कुछ ऐसी ड्रग हैं जिसको खाते ही क्या होगा, आपको जी मचलाना शुरू हो जाएगा, नोजिया जिसको बोलते हैं, और वोमिटिंग। कुछ किसी को जब आप ड्रग ओरल रूट के थ्रू खिलाते हैं क्या कभी कभी क्या होता है, उल्टी हो जाती है ना। क्यों होता है? क्योंकि गैस्ट्रिक म्यूकोसा में इरिटेशन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा में इरिटेशन होना शुरू हो तो उस कंडीशन क्या होगा, जी मचलाएगा और वोमिटिंग शिकायत हो जाएगी। ओके। नॉट इफेक्टिव इन इमरजेंसी। अब इमरजेंसी कंडीशन है, कोई बेहोश होने जा रहा है, अनकॉन्शियस, चोट लग गई, वॉट एवर, एक्सीडेंट हो गया, तो उस कंडीशन में ओरल रूट प्रेफर नहीं होता है ना। उस कंडीशन में इंजेक्शन नहीं लगाना होता है। अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ ड्रग, है ना। ड्रग का जो टेस्ट है वो भी क्या होता है, अच्छा नहीं होता है, कड़वा होता है। तो ओरल रूट में जैसे अगर आपने तुरंत निगल लिया तो ठीक है, नहीं तो निगलने में आपने देर की तो दवा क्या होगा, माउथ माउथ में डिजॉल्व होगी, मुंह में घुलना शुरू हो जाएगी, और उसका टेस्ट कैसा होगा, अनप्लीजेंट होगा। तो उस कंडीशन में वोमिटिंग हो जाती है ना। ठीक है। नेक्स्ट है रूट नॉट प्रिफर्ड इन अनकॉन्शियस एंड अनकोऑपरेटिव पेशेंट। ऑब्वियस है कि भाई अगर पेशेंट होश में है ही नहीं तो कैसे उसको आप, कैसे मुंह से निकलेगा वो दवा, है ना। तो अनकॉन्शियस पेशेंट में नहीं देते हैं। अनकोऑपरेटिव पेशेंट, कभी जो माइंड से जैसे सन की टाइप का पेशेंट है, जैसे दवा खिलाएंगे थूक देगा, है ना, फेंक देगा, तो उस कंडीशन में ओरल रूट सक्सेस नहीं है। ठीक है। लो गैस्ट्रिक पीएच, डाइजेस्टिव एंड लीवर एंजाइम डिस्ट्रॉय ड्रग। ठीक है। अब अगर पीएच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स है ना मेडिसिन्स में, तो पीएच अगर बैलेंस नहीं है, ठीक है, एंजाइम्स अगर डाइजेस्टिव सही नहीं है, ठीक है, या ओवर एक्टिव है, तो वो क्या करेंगे, दवा को डिस्ट्रॉय कर देंगे बिफोर इस डिस्ट्रीब्यूशन इनटू द सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले ही दवा क्या होगी, इनके थ्रू क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो आपको दवा का फ़ायदा ही नहीं मिलेगा, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं ओरल रूट में ही है, दूसरा आपका है सबलिंगुअल। ठीक है। सबलिंगुअल या बक्कल रूट, जीभ के नीचे जिसको बोलते हैं ना, क्या है, ड्रग स्मॉल साइज टैबलेट इज केप्ट बीनीथ द टंग विदाउट वाटर। अब इसका फ़ायदा क्या है, पानी की जरूरत नहीं पड़ती है ना। जीभ के नीचे ही छोटी सी टैबलेट रख दिया, ठीक है, अब वो क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा टू डिसइंटीग्रेट एंड गेट एब्जॉर्ब इन माउथ। ठीक है, माउथ में एब्जॉर्ब, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट होती है। ठीक है। आइसोडिल 5 mg एक टैबलेट्स आती है, वो भी क्या होता है, माउथ डिजॉल्विंग, चेस्ट पेन में बहुत कारगर है इस। ठीक है। नेक्स्ट है द ड्रग एंटर द सिस्टमिक सर्कुलेशन थ्रू डिफ्यूजन इनटू द कैपिलरी नेटवर्क। ठीक है। ड्रग कैसे पहुंचेगी कैपिलरी नेटवर्क में, डिफ्यूजन के थ्रू पहुंचेगी, यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ पहुंचेगा। ठीक है। इन बक्कल रूट ड्रग kept within the mouth around the cheeks or buccal cavity where it is disintegrate and get absorbed। बक्कल रूट में क्या होगा, जो ड्रग का माउथ में ही रखना होता है ताकि वो क्या करे, माउथ में ही डिजॉल्व हो जाए, है ना, उसको निगलना नहीं होता है और आसानी से एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है। अब इस सबलिंगुअल रूट का एडवांटेज की बात करते हैं गाइस, तो रैपिड एब्जॉर्प्शन, बहुत तेज़ी से ड्रग क्या होती है, बॉडी में एब्जॉर्ब होती है, हाईली वेस्कुलेटेड, ठीक है, साइड देयर फॉर फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन। ठीक है। जैसे वोमिटिंग वगैरह की जो दवाइयाँ आती हैं, ठीक है, तुरंत लेंगे, माउथ डिजॉल्विंग जितनी भी टैबलेट्स होती हैं, ठीक है, सब क्या होता है, बक्कल रूट या ओरल रूट के थ्रू दिया जाता है। तो ये क्या होगा, इनका जो एक्शन होगा वो क्या होगा, फास्ट होगा, तुरंत काम करते विद इन 5 मिनट्स के अंदर ही ये काम करना शुरू करें, उससे कम ही में ही होता है, बट मैक्सिमम 5 मिनट ले सकते हैं। नाउ स्टमक एंजाइम एंड एसिड आर नॉट इन्वॉल्व सो द ड्रग रिमेन्स स्टेबल। अब माउथ में है तो उसमें कोई एंजाइम भी नहीं है, ना कोई एसिड है, ठीक है, तो ड्रग क्या रहेगी, पूरी की पूरी डिजॉल्व हो जाएगी और ब्लड सर्कुलेशन पहुंच जाएगी, ये इसका फ़ायदा है बक्कल रूट या ओरल रूट का। नेक्स्ट है ड्रग डू नॉट अंडरगो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म ड्रग का नहीं होगा तो ऑब्वियस है ड्रग कहाँ होगी, डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाएगी, सिस्टमिक सर्कुलेशन पहुंच जाएगा पूरे पूरे कंसंट्रेशन। इन केस ऑफ एनी साइड इफेक्ट ड्रग कैन बी विड्रॉन। अगर कुछ साइड इफेक्ट ड्रग क्या होता है, तुरंत वोमिटिंग या माउथ से तुरंत उसको निकाल सकते हैं। ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर्ड ईजिली, आसानी से इसको रख सकते हैं जीभ के नीचे, एंड लेस चांस ऑफ इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हैं। ठीक है।
अब बात किया जाए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक का, तो इसका कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। डायरेक्ट माउथ ब्लड टंग में ही डिजॉल्व हो जा रही है ना, ठीक है, और सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जा रही है। बात करते हैं गाइस डिसएडवांटेज की। बकल रूट का डिसएडवांटेज क्या है? तो इट इज़ सम टाइम इनकन्वीनियंट टू कीप ड्रग इन माउथ, ठीक है, कभी कभी माउथ में ड्रग रखना आसान नहीं होता है, ठीक है। स्मॉल डोजेज आर रिक्वायर्ड टू कीप इन माउथ। अब छोटी टैबलेट्स तो आप रख सकते हैं, बट कोई बोले कि पैरासीटामोल 650 mg टंग के नीचे रखे, तो पॉसिबल नहीं है ना। नेक्स्ट है ड्यूरिंग हैविंग हाई मॉलिक्यूलर वेट कैन नॉट बी एब्जॉर्ब, ठीक है, जैसे इंसुलिन की बात करें, इसका मॉलिक्यूलर हाई होता है, तो ये टंग के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, ठीक है। नेक्स्ट है अनप्लीजेंट डिसटेस्टफुल इरिटेंट ड्रग कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू दिस रूट। ऐसे ड्रग जिसका टेस्ट कड़वा है, ठीक है, ऑब्वियस है कि जितना भी अगर आप लोगों ने कभी यूज़ किया हो कि माउडिजल जो टैबलेट्स होते हैं उसका टेस्ट कैसा होता है? प्लीजेंट होता है, हल्का सा मीठा होता है, ठीक है। जैसे वोमिटिंग की जो टैबलेट्स है ऑन्डेस्ट्रॉन वगैरह हैं, अगर आप माउथ डिजॉल्विंग लेते हैं तो आप उसको देखेंगे कि उसका टेस्ट कैसा होगा? प्लीजेंट रहता है, ठीक है, अच्छा रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है रेक्टल रूट की बात करते हैं, ठीक है। अभी तो हम लोग इंटरनल रूट ही पढ़ रहे थे, जिसमें तीसरा रूट है आपका रेक्टल रूट। रेक्टल रूट में क्या होगा? सपोजिटरीज आर ड्रग दैट आर एडमिनिस्टर्ड थ्रू द रेक्टल रूट। ऐसी ड्रग जो रेक्टल रूट के थ्रू दी जाती है उसको क्या बोलते हैं हम? सपोजिटरीज बोलते हैं, ठीक है, सपोजिटरीज। ओके, ड्रग इज formulated with waxy additives which is drug in dissolve or liquefy on insertion into the rectum, ठीक है, क्योंकि रेक्टल पार्ट से दे रहे हैं तो ड्रग कैसा होगा? वैक्स सब्सटेंस से मिक्स होगा, ठीक है, ताकि चिकनाहट उसमें बनी रहे, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रग एब्जॉर्प्शंस ऑकर्स डायरेक्टली थ्रू थिन हाईली वेस्कुलेटेड वॉल ऑफ रेक्टम, ठीक है। ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या होगा? डायरेक्ट आप रेक्टल पार्ट में इंसर्ट करते हैं तो वहाँ से वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है। दिस रूट इज यूज टू अवॉइड द डिस्ट्रक्शन ऑफ ड्रग बाय इंटेस्टाइनल एंजाइम और बाय लो पीएच ऑफ स्टमक, ठीक है। इस रूट को कब देते हैं? कि जब डर होता है कि भाई दवा देंगे तो इंटेस्टाइनल एंजाइम क्या करेगा? उस दवा को डिस्ट्रैक्ट उसको लॉस कर सकता है ना, डिस्ट्रक्ट कर सकता है, ब्रेक कर सकता है, ठीक है, एंजाइम के थ्रू। और भी अगर स्टमक का पीएच कम है तब भी क्या होगा? दवा वहाँ पे बेकार हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है द ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड इन द फॉर्म ऑफ सपोजिटरीज थ्रू रेक्टल रूट व्हेन, कब देना होता है? पेशेंट इज नॉट एबल टू टेक ड्रग ओरली, जब ओरली ड्रग नहीं ले पाता है उस कंडीशन में रेक्टल रूट के थ्रू दवा को दिया जाता है। ड्यू टू, क्यों होता है ऐसा? वोमिटिंग कर सकता है, अनकॉन्शियस हो सकता है, और हैव रेस्ट्रिक्शन ऑन ईटिंग, ठीक है। सर्जरी के बाद जैसे प्रॉब्लम होती है, सर्जरी में के बाद दवा जैसे तुरंत नहीं दे सकते ना, कुछ खिला नहीं सकते, तो उस कंडीशन में रिस्ट्रिक्शन लगा होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में सपोजिटरी का यूज़ करते हैं। अब इसके एडवांटेज की बात करें सपोजिटरीज का, ठीक है, तो यूज़फुल कब है? पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम नोजिया एंड वोमिटिंग, जब पेशेंट को उल्टी और जी मचलाने की प्रॉब्लम हो रही है उस कंडीशन में इस रूट का यूज़ कर सकते हैं दवा देने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, बाईपास फर्स्ट पॉस मेटाबॉलिज्म कैन बी अवॉइडेड एंड सिंस एब्जॉर्प्शन ऑकर्स फ्रॉम एक्सटर्नल हेमोरॉयडल वेन्स, ठीक है, डायरेक्ट जो हेमोरॉयडल वेन्स है उसमें वो एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। यानी इसका जो मेटाबॉलिज्म है वहाँ उसके पर्टिकुलर पार्ट में पहुँचने के पहले नहीं होता है ना, इसलिए दवा क्या आसानी से एडमिनिस्टर हो जाती है। गैस्ट्रिक इरिटेंट ड्रग आर एडमिनिस्टर्ड थ्रू द रूट। ऐसी ड्रग जो गैस्ट्रिक के पीएस की वजह से डिस्ट्रक्ट हो जाती है, वहीं ब्रेक हो जाती है, तो उसमें रेक्टल रूट प्रेफर करते हैं, ठीक है। बात करते हैं डिसएडवांटेज की, तो रेक्टल इन्फ्लामेशन हो सकता है और इरेगुलर एब्जॉर्प्शन हो सकता है, दो उसके डिसएडवांटेज हैं, ठीक है। ये आपको नोट कर लेना, अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं हम पेरेंटल रूट की। तो ऑल द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अदर देन द इंटरनल रूट, यानी वो सारे रास्ते इंटरनल रूट को छोड़ के, ठीक है,
जो भी जिस पाथ है, रास्ते हैं जिसके थ्रू हम दवा को बॉडी में इंसर्ट करते हैं, क्या कहलाता है आपका? पेरेंटल रूट कहलाता है, ठीक है। बट दिस रूट मेनली इंक्लूड्स सबक्यूटेनियस, कुछ हैं इसमें, इंट्रामस्कुलर रूट हो गया, इंट्रावेनस हो गया, है ना, इंजेक्टेबल फॉर्म में। दिस रूट इज़ यूजफुल व्हेन, अब कब इसका फ़ायदा है पेरेंटल रूट पे कब जाते हैं? कंडीशन क्या है? ड्रग इज़ पुअरली एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द गट, यानी दवा क्या हो रही है, इंटेस्टाइन से बहुत कम एब्जॉर्ब हो रही है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट का, डाइजेस्टिव एंजाइम डिस्ट्रॉयड ड्रग, यानी आपके स्टमक में, इंटेस्टाइन में जो डिफरेंट डाइजेस्टिव उसे ड्रग क्या कर रहे हैं, वो डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? पेरेंटल रूट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है टू अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बाय लीवर पहले ही मेटाबॉलिज्म को रोकने के लिए, है ना, दवा को हम क्या करें? आईवी रूट में दे देंगे। एंड रैपिड एक्शन ऑफ ड्रग। सो नेक्स्ट है गाइस, इंट्रावेनस रूट, ठीक है। इंट्रावेनस रूट का क्या बेनिफिट है? इंट्रावेनस रूट का ये बेनिफिट है ना, कि इन दिस रूट ड्रग इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द वेन थ्रू द इंजेक्शन। डॉक्टर क्या करते हैं? डायरेक्ट वेन्स में इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो विच इज़ एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, जो ब्लड स्ट्रीम डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाती है और आसानी से सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाती है। नेक्स्ट है इंजेक्शंस इंजेक्टेड एज एंगल ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये तो पार्ट है, जब आप अभी हॉस्पिटल की ट्रेनिंग ज्वाइन करेंगे, है ना, तो आप सीख जाएंगे कि कितने डिग्री में एंगल से कौन सा इंजेक्शन लगाना होता है। 45 डिग्री पे लगाना होता है ना, 25 डिग्री पे, सर आप सीखेंगे। नेक्स्ट है एडवांटेज क्या है? 100% बायोबिलिटी, यानी ड्रग आसानी से, यानी पूरी की पूरी ड्रग आप जो भी डोजेस दे रहे हैं, 1 ग्राम 2 ग्राम, ठीक है, वो पूरा पूरा ब्लड में पहुंच जा रहा है दवा, है ना। 100% बायोबिलिटी जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है लार्ज क्वांटिटी ऑफ ड्रग आप इसमें एडमिनिस्टर कर सकते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन में इसको दे सकते हैं। डायरिया वोमिटिंग केस में इंटरनल रूट पेरेंटल रूट ही यूज़ करते हैं, है ना। एंड नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, भाई जब डायरेक्ट आप वेन में डाल रहे हैं तो कोई मेटाबॉलिज्म होने के चांसेस नहीं है ना, कि ड्रग पहले कहीं मेटाबोलाइट हो जाए, ब्रेक हो जाए। डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज के इनकन्वीनियंट एंड पेनफुल होता है, कॉजिंग इरिटेशन, सेलुलाइटिस, सेल्स में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, एंड थ्रोम्बोफिलेबाइटिस, ठीक है। वहाँ पे ब्लैकनेस हो सकती है जहाँ पे इंजेक्शन लगाते हैं ना, क्लॉट कर जाता है, ठीक है। रिपीटेड इंजेक्शंस आर नॉट सूटेबल, बार बार अगर रिपीट करते तब भी क्या होता है? बहुत प्रॉब्लम होती है। वेनफ्लॉम लगा के इसको क्या करते हैं? बॉडी में इंसर्ट करते हैं ना, तो प्रॉब्लम होती है। सेफ्टी लेवल इज़ वेरी लो, अब क्यों होता है? डायरेक्ट वेन में डाल रहे हैं तो ऑब्वियस है कि क्या होगा? एयर भी जा सकती है, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वेन के थ्रू डायरेक्ट बॉडी में आपके ब्लड में इंटर कर सकते हैं, है ना, तो इसलिए ये भी हार्मफुल है। नेक्स्ट है टेक्निकल एंड ट्रेन पर्सनस रिक्वायर, है ना, देखा होगा आपने आईवी इंजेक्शन वगैरह लगाना, उसके लिए टेक्निकल ट्रेन पर्सन नहीं चाहिए कि डायरेक्ट वो वेन में लगाए, ना कि बोन में लगा दे, है ना, जिससे नुकसान हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। और क्या ऐसा होता है? ये कॉस्टली होता है, ठीक है, इंजेक्टेबल तो कॉस्टली पड़ेगा ही, है ना। नौबत करते हैं इंट्रामस्कुलर की। इसमें क्या करेंगे? जो इंजेक्शन है वो मसल्स में लगा दिए जाते हैं, तो ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द मसल्स, देन द ड्रग रीचेज इनटू द ब्लड सर्कुलेशंस एंड इंजेक्शन इंजेक्ट एट अ एंगल ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री में जब आप इंजेक्शन लगाते हैं, है ना, जैसे टिडबैक वगैरह का होगा, टिटनेस का जो इंजेक्शन है वो इंट्रामस्कुलर होता है, ठीक है। बात करते हैं इसके एडवांटेज की, ठीक है। एडवांटेज क्या है? यूनिफॉर्म एब्जॉर्प्शन, ठीक है, पूरी तरीके से एब्जॉर्प्शन हो जाएगा इंट्रामस्कुलर, पूरे पार्ट्स में एक जैसा पहुंचेगा। ऑनसेट ऑफ एक्शन बहुत तेज़ी से काम करेगा, ठीक है, मेटाबॉलिज्म को रोकेगा और जीआईटी इरिटेशन या कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी डायरेक्ट जब आप इंजेक्शन को मसल्स में दे रहे हैं, है ना। डिसएडवांटेज क्या होगा? ओनली 10 ml ड्रग मे बी एडमिनिस्टर्ड, 10 ml से ज़्यादा ड्रग को आप उसमें नहीं दे सकते हैं। दूसरा है लोकल पेन एंड इन्फेक्शन हो सकता है, वहाँ पेन हो सकता है। तीसरा है महंगा पड़ता है ना। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेज हैं पेरेंटल रूट के। अब है सब क्यूटेनियस रूट।
तो ड्रग इज डिपॉजिटेड इनटू द लूज सबक्यूटेनियस टिश्यू विच इज रिचली सप्लाई बाय नर्व्स। क्या करेंगे, स्किन को थोड़ा सा उठा के फिर स्किन के नीचे लगाते हैं। ठीक है, एडवांटेज क्या है इसका, सेल कुछ भी खुद से दे सकते हैं। जैसे इंसुलिन का जो इंजेक्शन है वो सबक्यूटेनियस होता है, आप खुद लगा सकते हैं। ऑनसेट ऑफ एक्शन इज फास्ट, बहुत तेज़ी से काम करता है। ठीक है, प्रिवेंट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, यानी डायरेक्ट आप मसल्स में डाल रहे हैं तो स्टमक और लीवर के थ्रू जाने के चांसेस ही नहीं है, तो इसका जो मेटाबॉलिज्म वो भी क्या होगा, रुक जाता है कहीं और, है ना, टारगेट पे पहुंचता है। एंड नो GIT रिलेटेड फैक्टर, तो ये इसके एडवांटेज हो गए। बात करते हैं डिसएडवांटेज की तो क्या होगा, ये पेनफुल होता है, इरिटेंट, ड्रग कॉजेज टिश्यू डैमेज। ठीक है, ड्रग की वजह से क्या हो, वहाँ के आसपास टिश्यू डैमेज यानी ब्लैक स्पॉट पड़ सकते हैं। एंड मैक्सिमम 2 ml ऑफ डोजेज में बी इंजेक्टेड, 2 ml से ज़्यादा डोजेज आप नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये इसका नुकसान है। तीसरा नेक्स्ट है आपका इंटरनल पेरेंटल रूट में इनहेलेशन रूट। ठीक है, यानी जब आप किसी चीज़ को इनहेल करते हैं, है ना, तो इट डिलीवर्स ड्रग थ्रू आउट द रेस्पिरेटरी ट्रैक। ठीक है, अस्थमा के केस में खासकर इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स एंड पल्मोनरी एपिथेलियम, पल्मोनरी यानी लंग्स की जो एपिथेलियम से उसको बोलते हैं पल्मोनरी, एज वेल एज गिविंग फास्ट इफेक्ट एज इंट्रावेनस इंजेक्शन। जैसे कि IV इंजेक्शन देने पे बहुत तेज काम करता है, वैसे ही इनहेलेशन रूट यानी जब किसी चीज़ को इनहेल करते हैं, स्मेल करते हैं या रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू लेते हैं, तो वो भी क्या होता है, फास्ट काम करता है। गैसेस और एरोसॉल्स फॉर्म ऑफ ड्रग लाइक एनेस्थेटिक और आर एडमिनिस्ट्रेड थ्रू दिस रूट। ठीक है, एनेस्थीसिया वगैरह भी इस रूट के थ्रू दिया जा सकता है। दिस रूट इज़ इफेक्टिव in the treatment of patient with respiratory complications such as asthma, chronic obstructive pulmonary disorder। ठीक है, यानी जिस पेशेंट को अस्थमा की प्रॉब्लम हो, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर हो, ठीक है, उसमें इनहेलेशन रूट ही प्रेफर करते हैं हम। सिस्टमिक साइड इफेक्ट रिलेटेड टू ड्रग। ठीक है, जैसे एल्बिट्रॉल है, ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हो गया, फ्लूटिकेसोन है। ठीक है, इस रूट के थ्रू दिया जाता है, किसके थ्रू, इनहेल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका एडवांटेज की बात करें तो सरफेस एरिया ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक एंडोथेलियम इज लार्ज कॉजिंग रैपिड ऑब्जॉर्प्शन, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो रास्ता है वो चौड़ा है, तो बहुत तेज़ी से क्या होगा, दवा एब्जॉर्ब हो जाएगी। जब आप किसी चीज़ को इनहेल करते हैं, स्मेल करते हैं, सूंघते हैं, है ना, इंस्टेंट एब्जॉर्प्शन, बहुत तेज़ी से ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है और उसका एक्शन तुरंत आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। नो हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, यानी ड्रग अपने ऑर्गन में पहुंच, टारगेट पार्ट्स पे पहुंच के काम करती है, उसका पहले कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता है ना, ड्रग खराब नहीं होती कहा जाए तो। डिसएडवांटेज क्या है, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर ड्रग डिलीवर्ड, है ना, इनहेलर की थ्रू ही आप इसको ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हाथ में रख लिया और उसे स्मेल कर लिया, पॉसिबल ही नहीं है ना। और दूसरा, कैपेबिलिटी ऑफ द ड्रग डिपेंड्स ऑन द पेशेंट इनहेलर टेक्निक एंड ड्रग पार्टिकल साइज ऑफ द ड्रग। ठीक है, अब वो ड्रग कितना पेशेंट को, अब जैसे 5 मिलीग्राम आपको इनहेल करना है, ठीक है, तो इनहेलर अगर अच्छी क्वालिटी का है, एक बार में आप उसे खींच लेते हैं, है ना, तो पूरी पूरी दवा जा पाएगी, अदरवाइज़ क्या होगा, पूरा एब्जॉर्ब नहीं होगा। ठीक है, ड्यू टू यूज़ ऑफ इनहेलर डोज रेगुलेशन इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि इनहेलर के थ्रू उसको खींचना होता है, तो डोज को बैलेंस करना, मेंटेन करना प्रॉब्लम होता है। ये इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। नेक्स्ट है ट्रांसडर्मल रूट, लास्ट रूट है पेरेंटल रूट में ट्रांसडर्मल रूट। ठीक है, इसमें क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ट्रांसडर्मल रूट्स पैचेस आर एम्प्लॉयड to deliver systemic effect of drug throughout skin. The rate of absorptions depend on physical characteristics of the skin and application site। ठीक है, यानी जब स्किन में डायरेक्ट कोई दवा स्किन के थ्रू बॉडी को दी जाती है, तो ट्रांसडर्मल पैचेस प्रोवाइड सस्टेन डिलीवरी ऑफ ड्रग। ठीक, छोटे छोटे पैचेस होते हैं जो डायरेक्ट बॉडी में लगा दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे एंटी एंजाइनल ड्रग, ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन वगैरह हो गया, एंड एंटी एमिटिक ड्रग जैसे स्कोपोलामाइन हो गया, एंड कॉन्ट्रासेप्टिव पैचेस।
कॉन्ट्रासेप्टिव पैचेस वगैरह क्या होता है, डायरेक्ट बॉडी में इंसर्ट किए जाते हैं, ठीक है। एडवांटेज की बात करते हैं इसकी। सस्टेन इफेक्ट, तुरंत इफेक्टिव होता है ना, क्योंकि डायरेक्ट स्किन पे लगा दे रहे हैं। नो इफेक्टिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, पहले ही ड्रग का डिस्ट्रॉय होने कोई चांसेस नहीं, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। नेक्स्ट है कन्वीनियंट एंड गुड पेशेंट कॉम्प्लिकेशन। कभी कभी अच्छा भी होता है और कभी कभी पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन, इन्फेक्शन हो जाता है ना, सूट नहीं करता। ओके, नेक्स्ट है डिसएडवांटेज की बात करें। स्लो ऑनसेट एक्शन, इसका जो एक्शन है वो कम, स्पीड कम होती है, फास्ट नहीं होता है ना। नेक्स्ट है एक्सेसिव अब्जॉर्प्शंस में गिव इन्फ्लेम्ड रफ अब्रेडेड ऑन स्किन, ठीक है। तो अगर कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो स्किन में क्या होता है, स्वेलिंग वगैरह आ जाती है ना, ब्लैक पैचेस वगैरह पड़ जाते हैं, जो क्या होता है अच्छा नहीं होता है। एंड दिस रूट इज़ प्रेफर फॉर हाईली लिपोफिलिक ड्रग, ठीक है। ऐसे ड्रग जो लिपिड के लिपिड्स मिक्स होती है ना, मैक्सली उसको इस रूट के थ्रू प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट है आपका टॉपिकल रूट की बात करते हैं। टॉपिकल यानी सुपरफिशली जब किसी ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाता है। तो इन टॉपिकल रूट ड्रग इज़ अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ स्किन, एपिडर्मल सेल्स पे देते हैं, है ना, म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, म्यूकोसा मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन बाय मींस ऑफ स्पेशल फॉर्मुलेशन, जैसे क्रीम हो गया आपका, ऑइंटमेंट हो गया, जेल है, लोशंस है, स्प्रे, पाउडर, है ना। ये सब क्या है आपके टॉपिकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो बाय द टॉपिकल रूट्स यानी लोकल अफेक्टिंग अ स्मॉल एरिया टू सिस्टमिक अफेक्टिंग द एंटायर बॉडी इफेक्ट कैन बी ऑब्टेन, है ना। टॉपिकल रूट में क्या होगा, लोकल इफेक्ट की बात करते हैं। लोकल इफेक्ट में अफेक्टिंग है स्मॉल, यानी पर्टिकुलर एरिया में ही उसको लगाना हो। जैसे बॉडी किसी पर्टिकुलर पार्ट में पेन हो रहा है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, क्रीम है या ऑइंटमेंट्स है वो उस पर्टिकुलर जगह पे ही लगाना होगा, तो उसका एब्जॉर्प्शन वहीं पे होगा, पूरे बॉडी में नहीं होगा। लेकिन टैबलेट वगैरह खाते हैं तो माउथ के थ्रू होके फिर ब्लड सर्कुलेशन पहुंचता है, तो पूरे बॉडी पार्ट में वो पहुंच के फिर टारगेट पार्ट में पहुंच के अपना इफेक्ट शो करता है, ठीक है। बट टॉपिकल रूट में ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द ड्रग इज एब्जॉर्ब थ्रू पोर्स प्रेजेंट इन द स्किन, स्किन में जो छोटे छोटे पोर्स हैं यानी स्वेट ग्लैंड हो गई, ठीक है, हेयर फॉलिकल्स हो गए, इसके थ्रू दवा क्या होती है बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है। दीज डोजेज फॉर्म्स ट्रीट स्किन इन्फेक्शंस, मिनिमाइज इन्फ्लेमेशन एंड प्रोटेक्ट स्किन। इसका यूज़ कब करते हैं टॉपिकल डोजेज फॉर्म का, स्किन इन्फेक्शन में, है ना, डोजेस, और क्या करते हैं इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है इसके, ड्रग कैन बी अप्लाइड इजली, आसानी से ऑलमेंट या क्रीम लिया उस पार्ट पे रब कर दिया, लगा दिया। लेस कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है, जैसे कि ओरल में होता है। ठीक है, और क्योंकि ओरल में क्या ड्रग कभी कभी क्या पूरी तरह एब्जॉर्ब नहीं होती है, सिस्टम नहीं पहुँच, फास्ट एक्शन ऑन एप्लीकेशन साइड, जहाँ पेन हो रहा है अगर आप तुरंत स्प्रे ऑइंटमेंट लगाते हैं तो आपको तुरंत रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है ना, फास्ट एक्शन है। और टैबलेट वगैरह खाएंगे तो 5 मिनट ले ही लेता है, ठीक है। तो ये टॉपिकल रूट का एडवांटेज हो गया। अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं। स्किन इरिटेशन, कभी कभी स्किन में ऐसे इरिटेशन होना शुरू हो जाता है। इम्प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन ड्रग, कुछ ड्रग पूरी पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होती हैं। एंड ऑइंटमेंट हैव लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ड्यू टू स्टिकी एंड ऑयली टेक्सचर, ठीक है। अब लंबे समय तक अगर ऑइंटमेंट आप लगा लेते हैं तो क्या होगा, लंबे समय तक बॉडी में लगा रहता है, ठीक है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये था गाइस, है ना, वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन से डिफाइन बायोबिलिटी ऑफ ड्रग, ठीक है। बायोबिलिटी क्या है, कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड और कौन कौन से फैक्टर बायोबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो आइए समझते हैं बायोबिलिटी है क्या। तो बायोबिलिटी इज़ द फ्रिक्शन ऑफ administered drug that reaches the systemic circulation। यानी जब ऐसे सपोज 500 मिलीग्राम पैरासीटामोल आपने दिया, ठीक है, तो 500 मिलीग्राम पैरासीटामोल का जो 500 मिलीग्राम पार्ट है वो उसका कितना हिस्सा आपके ब्लड में पहुंचा, वो क्या कहलाता है, बायोएबिलिटी कहलाता है। इसलिए ये है क्या कि बायोएबिलिटी इज द फ्रिक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग,
जो ड्रग दी गई उसका वो हिस्सा, वो पार्ट, ठीक है, डैट रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन, जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचता है उसे क्या बोलते हैं हम, बायोएबिलिटी बोलते हैं हम, ठीक है। बायोएबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड एज द फ्रैक्शन ऑफ administered drug that give access to the systemic circulation in chemically unchanged form, ठीक है। यानी जब आप कोई ड्रग देते हैं और तो उसका कितना हिस्सा आपके ब्लड में पहुंच जाता है बिना चेंज हुए, वो क्या कहलाता है, बायो अवेलेबिलिटी कहलाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल में लिया है कि 100 मिलीग्राम ऑफ ड्रग लिया गया, ठीक है, ओरली एडमिनिस्टर किया गया, तो उसका 60 मिलीग्राम जो ड्रग है वो बॉडी में एब्जॉर्ब हुई, ठीक है, किस में, अनचेंज फॉर्म में, ठीक है। बाकी 40 पार्ट क्या हो गया, उसका डिस्ट्रॉय हो गया, एंजाइम ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। 100 मिलीग्राम लिया था जिसमें 60 मिलीग्राम ही पहुंचा, बाकी 40 मिलीग्राम एंजाइम और पीएच की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। तो उसकी बायोबिलिटी क्या होगी ड्रग की, 0.6 या 60%। 100% लिया तो इसमें 60% ही, 40% खत्म हो गया, तो उस ड्रग की बायोबिलिटी क्या कहलाएगी, 60%, ठीक है। नाउ viability is defined as the rate and amount of absorption of unchanged drug from its dosage form and become available at the site of action, है ना। यानी बायोअवेलेबिलिटी को और एक तरीके से और कह सकते हैं कि वो अमाउंट है ना, ड्रग का जो एब्जॉर्ब हुआ है कब, अनचेंज फॉर्म में, ठीक है, यानी जो ड्रग अनचेंज होके पहुंची है, ठीक है, जब आपने कोई डोजेस दिया, ठीक है, और कहाँ होगा, उस पर्टिकुलर साइट पे वो अवेलेबल हो काम करने के लिए, तो इस अमाउंट ऑफ ड्रग को क्या बोलते हैं हम, बायोबिलिटी ऑफ ड्रग बोलते हैं, ठीक है। बायोबिलिटी इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, दो वर्ड से मिलके बना है, ठीक है। किससे मिलके बना है, दो वर्ड से मिलके बना है। कौन कौन से हैं, बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड अवेलेबिलिटी मीन्स हो गया टू बी प्रेजेंट या एट साइट ऑफ एक्शन, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जहाँ पे उस दवा को काम करना है वहाँ पे कितनी दवा पहुँची है, वो क्या कहलाएगा, उसकी बायोबिलिटी कहलाएगा, ठीक है। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो बायोबिलिटी को इफेक्ट करते हैं, ठीक है, उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। यानी जब आप कोई ड्रग देते हैं तो किस किस वजह से वो नहीं पहुँचता, फिजिकल स्टेट ऑफ ड्रग, टैबलेट फॉर्म में है, लिक्विड में है, सॉलिड में है, ठीक है, पार्टिकल का साइज कैसा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, वाटर सॉल्युबल है, अल्कोहल सॉल्युबल है ना, ठीक है, किस में वो ड्रग सॉल्युबल है उस पर डिपेंड करता है। पता चला आपने दवा दिया, इसीलिए मैक्सिमम जो मेडिसिन होती हैं क्या बोलते हैं कि अल्कोहल के साथ नहीं लेना है। अगर आप कोई दवा अल्कोहल के साथ लेते हैं तो क्या होगा, उसकी जो सॉल्युबिलिटी है उसमें डिज़ोल्व नहीं होगी, जब डिज़ोल्व नहीं हो, सपोज दैट आपको पैरासीटामोल खाना था 650 मिलीग्राम, तो आपने अगर अल्कोहल के साथ दिया तो क्या होगा, पूरा डिज़ोल्व नहीं हो, पता चला 50 मिलीग्राम या 100 मिलीग्राम में डिज़ोल्व हुआ, ठीक है, तो उसकी बायोबिलिटी क्या कहलाएगी, 100 मिलीग्राम, ठीक है। अगर उसको आपने वाटर के साथ लिया, यानी वो ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच 650 मिलीग्राम लिया और ब्लड सर्कुलेशन में 650 मिलीग्राम पहुंच गई, तो उस ड्रग की बायोबिलिटी क्या कहलाएगी, 650 मिलीग्राम, ठीक है, यानी 100%। फिर पीएच की बात करते हैं, एन इफेक्ट ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है, कि डिफरेंट डिफरेंट पीएच से होके, माउस से होकर, ठीक है, आपका स्टमक में गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन्स होते हुए फिर आपके लीवर में जाएगा जहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन होना है, ठीक है। यहाँ तक पहुँचने के लिए वेरियस पीएच से होकर दवा गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डिफाइन मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन एंड फैक्टर मॉडिफाइंग इट। तो इसमें क्या है, जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, इसकी बात करते हैं। Most of the drug produces their action by interacting with the target biomolecules like protein etc. How any drug produces their action is known as mechanism of drug action, ठीक है। किस प्रकार कोई भी ड्रग बॉडी में अपने एक्शन को प्रोड्यूस करती है उसे बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, ठीक है। तो जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन कैन बी क्लासिफाइड, तीन तरीके से हो सकता है, और फोर रूट्स, फोर वे दे रखे हैं। कौन कौन सा चार तरीका है,
ट्रांसपोर्ट प्रोसेस थ्रू एंजाइम्स, आयन चैनल्स एंड रिसेप्टर्स। ये 4 फैक्टर हैं जिसके थ्रू ड्रग क्या करती है, अपने एक्शन को शो करते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो ड्रग एक्शन को मॉडिफाई चेंज कर, बॉडी वेट है, एज है, सेक्स है, मेल है कि फीमेल है ना, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस रास्ते से दे रहे हैं, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कितने कितने टाइम पे आप दवा को दे रहे हैं, डाइट एंड एक इन्वायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, पेशेंट की डाइट क्या है, खा क्या रहा है वो, है ना, ठीक है, कैसे इन्वायरमेंट में है, कोल्ड में है, हॉट में है, ठीक है। जेनेटिक फैक्टर क्या है उसके साथ, इमोशनल फैक्टर्स, प्रेजेंस ऑफ डिजीज, मेटाबोलिक डिस्टर्बेंस, ठीक है, कौन कौन सी बीमारी इसको ऑलरेडी पहले से हो रखी है, ठीक है, बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म है, डाइजेशन अच्छे से होता है कि नहीं होता है, ये सारे फैक्टर हैं जिस पे ड्रग जिस जिस पे क्या डिपेंड होता है आपका, ड्रग का एक्शन डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आपको नोट कर लेना है, तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है डिफाइन फार्माकोलॉजी एंड इट्स स्कोप। ये तो चांसेस है कि इस बार मिलेगा ज़रूर आप लोग, है ना। फार्माकोलॉजी है क्या और उसका स्कोप क्या है। तो फार्माकोलॉजी क्या है गाइस, ग्रीक वर्ड से इसको डिराइव किया गया है, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, 2 वर्ड से मिलकर बना। फार्माकॉन मीन्स ड्रग एंड लोगोस मीन्स स्टडी, ठीक है। तो फार्माकोलॉजी मीन्स स्टडी अबाउट ड्रग एंड इट्स एक्शन, यानी फार्माकोलॉजी में हम ड्रग के बारे में स्टडी करते हैं और उसके एक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। या अगर डिफिनीशन की बात करें तो फार्माकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट ड्रग एंड दियर इंटरेक्शन विथ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी ड्रग और लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या इंटरेक्शंस है उसके बारे में स्टडी करते हैं, वो क्या कहलाता है, आपको फार्माकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो इट कैन बी डिफाइंड एज फार्माकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स, है ना। 2 चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी अगर आप फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो 2 चीज़ें, एक है फार्माकोकाइनेटिक्स, दूसरा है फार्माकोडायनेमिक्स। आज इसके बारे में जानते हैं क्या है फार्माकोकाइनेटिक्स, है ना। काइनेटिक्स का मतलब होता है मूवमेंट्स, ठीक है। तो इट इज़ अ ग्रीक वर्ड, ये भी क्या ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है एक्शन ऑफ द बॉडी ऑन द ड्रग, यानी जब कोई ड्रग आप बॉडी में लेते हैं, है ना, एडमिनिस्टर करते हैं, तो आपकी बॉडी कैसे एक्शन करती है, ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशंस, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। आपकी बॉडी जो रिएक्ट करेगी वो किस फॉर्म में शो करेगा, यानी आपकी बॉडी दवा कैसे एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है, बॉडी में उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, फिर मेटाबोलाइज कैसे हो रही है, फिर बॉडी में रुक रही है कि बाहर निकल जा रही है, ये किस में स्टडी करते हैं हम, फार्माकोकाइनेटिक्स में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है आपका फार्माकोडायनेमिक्स। ठीक है, फार्माकोडायनेमिक्स में क्या, इट इज़ ये भी क्या ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है जिसका मतलब एक्शन ऑफ द ड्रग ऑन द बॉडी, ठीक है, ड्रग का बॉडी में क्या एक्शन है। मीन्स फार्माकोडायनेमिक्स इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग ऑन द साइट ऑफ एक्शन, रिजल्ट ऑफ इफेक्ट, टाइमिंग ऑफ द ड्रग्स एक्शन, एडवर्स इफेक्ट, ठीक है, उस दवा का क्या क्या साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट है, ठीक है, दवा का टाइमिंग क्या है कि कितने समय तब, जैसे 8-8 घंटे में आपको ड्रग्स लेनी होती है ना, तो इस पे डिपेंड करता है कौन सी ड्रग कितने घंटे, कुछ ड्रग 24 आवर तक बॉडी में रहती है। ठीक है। नाउ स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, इसका स्कोप क्या है फार्माकोलॉजी का, तो फार्माकोथेरेपेटिक्स इसी का पार्ट है ना। अ पर्सन हु हैज़ नॉलेज ऑफ फार्माकोलॉजी कैन ट्रीट द पेशेंट्स बिकॉज द नो ही नो सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट ड्रग, दियर डोजेस के बारे में उसको पता होगा कि किस बीमारी में कौन सी ड्रग लेनी वो पता होगा, और उसका हाफ लाइफ, यानी कितने समय बाद इस दवा के डोजेस को हमें रिपीट करना है। तो अगर कोई बंदा फार्माकोलॉजी स्टडी करता है तो उसको ये सारी चीज़ें जानकारी हो जाती है। नाउ प्री क्लिनिकल्स, क्लिनिकल ट्रायल्स, तो आ फार्माकोलॉजिस्ट कैन वर्क इन द फील्ड ऑफ प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। जो भी दवाइयाँ मार्केट में आती है उसके पहले उसका क्लिनिकल ट्रायल्स होता है, तो उसमें भी फार्माकोलॉजी जिस बंदे ने की है वो आसानी से उसमें जॉब कर सकता है। नाउ
क्लिनिकल ट्रायल्स की बात करें यानी क्लिनिक के अंदर जो ट्रायल्स होता है, फार्माकोलॉजिस्ट कैन वर्क इन द फील्ड ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स में भी काम कर सकता है, ड्रग डिस्कवरी में भी काम कर सकता है। अ फार्माकोलॉजिस्ट कैन गो इन द फील्ड ऑफ रिसर्च एंड डिस्कवर मेनी न्यू ड्रग। कई जो नई नई ड्रग्स आपके मार्केट में अवेलेबल है किसके थ्रू आ रही हो, फार्माकोलॉजिस्ट के थ्रू आ रही है ना। टॉक्सिकोलॉजी, a pharmacologist can reduce the toxicity effect and टर्न एडवर्स इफेक्ट। ठीक है, जो दवा का जो टॉक्सिसिटी इफेक्ट उसको भी क्या करता है, ख़त्म कर सकता है, और उसके एडवर्स इफेक्ट को भी कम करता है। सारा काम कौन करेगा, फार्माकोलॉजिस्ट करता है। ठीक है, तो ये स्कोप था फार्माकोलॉजी का। ठीक है, अच्छे से रिवाइज करना है आपको। नाउ है डिफाइन जनरल एनेस्थेटिक, राइट इट्स क्लासिफिकेशन, है ना। फार्माकोलॉजी का क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा कि डेफिनेशन पढ़ी फार्माकोलॉजी की, है ना। डिफाइंड फार्माकोलॉजी, उसका स्कोप पढ़ा। ठीक है, तो डेफिनेशन भी आपने देख लिया कि फार्माको दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ठीक, फिर इसमें क्या क्या, फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ा, फार्माकोडायनेमिक्स पढ़ा। फिर स्कोप की बात करें तो किस किस फील्ड में फार्माकोलॉजी का स्कोप है, तो फार्माकोथेरेपेटिक्स में है, प्री क्लिनिकल ट्रायल में है, क्लिनिकल ट्रायल्स में, ड्रग डिस्कवरी में, टॉक्सिकोलॉजी में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन जनरल एनेस्थेटिक्स एंड राइटर्स क्लासिफिकेशन। एनेस्थेटिक्स का मतलब ही क्या हो गया, यानी एनेस्थेटिक जो क्या हो, शून्य करने का काम है ना। एनेस्थीसिया का वर्ड आते ही दिमाग में ही आता है। ड्रग विच प्रोड्यूस रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन, यानी बॉडी में सेंसेशन का जो रिवर्सिबल है उसको क्या करे, लॉस कर दे। ठीक है, यानी पता ही ना चले, शून्य कर दे। कॉन्सियसनेस एंड मूवमेंट, पेशेंट होश में हो, ठीक है, बट कोई भी उसमें मोमेंट्स का पता ना चले। दे आर थ्री कंपोनेंट ऑफ एनेस्थीसिया, तीन स्टेज होती है एनेस्थीसिया की। जब किसी पेशेंट को सुन कर इंजेक्शन दिया जाता है, तीन स्टेज से होकर गुजर। पहला है आपका एनर्जिया, पेन किलर, नहीं उसका पेन वहाँ पे होना बंद हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा। दूसरा है एमनेंसिया, यानी धीरे धीरे उसकी मेमोरी लॉस होना शुरू है। और तीसरा है इमोबिलाइजेशन, यानी धीरे धीरे वो चाह के भी अपने बॉडी पार्ट्स को उठा नहीं सकता, मूवमेंट नहीं कर सकता है ना। तीन कंडीशन होती है जब किसी पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, तो एनेस्थीसिया कितने टाइप्स के होते हैं, तो एनेस्थीसिया भी क्या होता है, दो तरह के होते हैं। एक होता है लोकल एनेस्थेटिक, दूसरा होता है जनरल एनेस्थेटिक। लोकल में क्या होता है, दीज एक्ट लोकली एंड एलिमिनेट द सेंसरी परसेप्शंस ओवर अ लोकल एरिया, कुछ पर्टिकुलर एरिया में सेंसेशन को ख़त्म करता है। उस जैसे कान में पेन हो रहा है ना ठीक है, बॉडी किसी पार्ट्स में भी पेन हो रहा है, तो अगर आप वहीं पे चाहते हैं कि पेन उस पर्टिकुलर पार्ट में सेंसेशन ख़त्म हो जाए, तो वहाँ पे जो आप कोई स्प्रे या कोई ड्रॉप का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा आपका, लोकल या एनेस्थेटिक कहलाएगा। ठीक है, बात करते हैं जनरल एनेस्थेटिक की। जनरल एनेस्थेटिक डीज एलिमिनेट द सेंसेशन ऑफ कंप्लीट बॉडी एंड आर यूज्ड एज एन एडजुवेंट टू सर्जिकल ऑपरेशन, यानी जब पूरे बॉडी को शून्य करना होता है, ठीक है, तो खासकर कब, सर्जिकल ऑपरेशन, ऑपरेशन के समय में, है ना। मेक पेशेंट अनअवेयर एंड अनरिस्पॉन्सिव टू द पेनफुल कंडीशन, पेशेंट को पता ही नहीं चलने देना है कि बॉडी में कहाँ काटा जा रहा है, कहाँ, ठीक है, ऑपरेट किया जा रहा है, कुछ उसको नहीं पता चलता। उस कंडीशन जो एनेस्थीसिया या तो उसको बोलते हैं हम जनरल एनेस्थीसिया। तो जनरल एनेस्थीसिया आर ड्रग प्रोड्यूस एनाल्जेसिया, पेन खत्म हो जाएगा, अनकॉन्शियस धीरे होना शुरू, अनरिवर्सिबल लॉस ऑफ द सेंसेशन, जो सेंसेशन है वो भी खत्म हो जाएगा। तो रिलैक्सिंग द पेशेंट मसल्स, ठीक है, पेशेंट की जो मसल्स है वो क्या होंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, आसानी से ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन से स्टेज होते हैं, तो पहले स्टेज की बात करते हैं हम, एनेस्थीसिया की जो स्टेज वन जिसको बोलते हैं एनाल्जेसिया, यानी पहले क्या होगा, पेन खत्म होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तीन स्टेज है ना एनाल्जेसिया, यानी इट स्टार्टेड विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन, जैसे एनेस्थीसिया देते हैं तभी क्या होता है, धीरे 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 पेन एकदम ख़त्म हो जाता है। बिगिनिंग ऑफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, थोड़ा सा क्या होगा, पेशेंट्स होश होना शुरू, बेहोश की हालत में आना शुरू हो जाता है। ठीक है, रिफ्लेक्सेस एंड रेस्पिरेटरी रिमेन नॉर्मल, सांस जो उसकी ब्रीदिंग वो नॉर्मल रहेगा। ठीक है,
एंड फील ड्रीम लाइक कंडीशन, ऐसा लगेगा कि सपने में जा रहे हैं। जब किसी को एनेस्थीसिया आप लोग ने भी अगर देखा होगा, अगर आपको सुन का इंजेक्शन लगाया गया होगा, ऑपरेशन हुआ होगा आपका, तो आपको ये कंडीशन स्टार्टिंग में फील हुई होगी। ठीक है, लॉस ऑफ पेन सेशन, धीरे धीरे क्या होगा, पेन सेशन खत्म हो जाएगा। तो ये कुछ कंडीशन है जो आपके पहले स्टेज में शो करेगा, जिसको क्या बोलते हैं हम, एनाल्जेसिया बोलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं स्टेज 2 की, एक्साइटमेंट और डिलीबरम। ठीक है, अब क्या होगा नेक्स्ट में, तो इट स्टार्ट विथ अनकॉन्शियस टू बिगिनिंग ऑफ इरेगुलर रिस्पायरेशन। फिर धीरे धीरे क्या होगा, जो रिस्पायरेशन है पेशेंट का क्या होगा, वो इरेगुलर हो जाएगा, यानी सांस तेज लेगा, फिर धीमा करेगा, फिर तेज लेगा, धीमा करेगा। ये स्टेज 2 है। ठीक है, जब भी सुन्न का इंजेक्शन लगाएंगे तो फिर कुछ देर बाद ये होना शुरू हो जाएगा। पेशेंट में शॉट चिल्लाना भी शुरू कर सकता है। स्ट्रगल फॉर मूवमेंट, कोशिश चाह के भी वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा, कोशिश करेगा हाथ उठाने की बट उठेगा नहीं उसका। ठीक है, जॉ और टाइटली क्लोज, जो मुंह है वो बहुत तेज़ी से बंद हो जाएगा उसका, है ना, टाइट हो जाएगा। हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर में राइज, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हार्ट रेट बढ़ सकता है। आंखें खुली खुली रह सकती हैं, है ना, एकदम प्यूपिल जो ब्लैक वाला पूरा डायलेट हो सकता है, फैल सकता है। इनवॉलेंट्री यूरिनेशंस, ठीक है, इसलिए यूरिनेशन भी हो सकता है, इसलिए क्या बोलते हैं कि 12 घंटे पहले ही ऑपरेशन के कुछ नहीं खाना होता, कुछ नहीं पीना होता, सीधे उसमें क्या करते हैं, फ्लूइड उसको डायरेक्ट आईवी रूट के थ्रू देना शुरू कर देते हैं, है ना। डेफिकेशन हो सकता है, यानी लैट्रिन वगैरह कर सकता है। ठीक है, एनेस्थीसिया में ये चीज़ें हो सकती है, इसीलिए पेट खाली रखना होता है। नो ऑपरेटिव प्रोसीजर कैरिड आउट दिस स्टेज, इस स्टेज में ऑपरेशन नहीं करना होता है ना। तो ऑपरेशन फिर किस स्टेज में करेंगे, स्टेज 3 में। स्टेज 3 क्या है, सर्जिकल एनेस्थीसिया, इस स्टेज में ही ऑपरेशन होता है। तो और द सर्जिकल प्रोसेस डन इन दिस स्टेज, तो पूछ सकता है कि सर्जिकल जो प्रोसेस है एनेस्थीसिया किस स्टेज में करते हैं, तो आंसर होगा आपका स्टेज 3 में सर्जिकल प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या इसमें क्या क्या होगा स्टेज 3 में, रिस्पायरेशन बिकम्स रेगुलर एंड आई बिकम फिक्स्ड। ठीक है, रिस्पायरेशन नॉर्मल हो जाएगा, आंखें खुली हो जाएंगी। ठीक है, नॉर्मल यानी आपको एकदम सब चीज़ नॉर्मल लगेगा, बट कुछ हो रहा है बॉडी में ये आपको बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा, है ना। इसलिए पेशेंट क्या करते हैं, मुंह को ढक देते हैं। ठीक है, उसे होश रहता है लेकिन क्या हो रहा है ये नहीं पता होता उसे। लॉस ऑफ कॉर्नियल एंड लैरिंजियल रिफ्लेक्सेस, ठीक है, वो बोल भी नहीं पाता है। ठीक है, नाउ पीपल्स स्टार्ट डायलेटिंग एंड लाइट रिफ्लेक्सेस। ठीक है, लाइट जल रही है, बंद हो रही है, ये सारा चीज़ों से पता चलता रहता है, बट वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाता। ठीक है, दूसरा क्या है, डायलेट पीपल्स डिक्रीजेस मसल स्टोन्स, बीपी पल्स, ब्लड प्रेशर उसका स्लो हो जाता है, सुस्त की कंडीशन में पहुंच जाता है। ठीक है, नेक्स्ट से चौथी से है मेडुलरी पैरालिसिस। ये बहुत डेंजरस कंडीशन है, जब किसी को डायरेक्ट ज़्यादा एनेस्थीसिया दे दी है, ज़्यादा सुन दे दी है, तो ये कंडीशन आ सकती है। इस कंडीशन में पेशेंट की डेथ भी हो जाती है ना, तो ये बहुत डेंजरस है गाइस, ध्यान देना होगा इस पर। तो दिस स्टेज मस्ट बी अवॉइडेड, अदरवाइज पेशेंट में बी डाइड। इस स्टेज तक नहीं पहुंचने देना, नहीं पेशेंट की डेथ हो जाती है। इन दिस स्टेज मेडुला डिप्रेसेस एंड लीड्स टू स्टॉप द रिस्पायरेशन एंड देन डेथ। भाई रिस्पायरेशन को स्टॉप कर देगा मेडुला, ठीक है, अब क्या होगा, पेशेंट की डेथ हो जाएगी। ठीक है, कभी कभी होता नहीं कि ऑपरेशन के पहले इसीलिए क्या करते हैं, कंसल्ट लिखवा लेते हैं, है ना, जो पेशेंट साथ जो अटेंडेंट होते हैं उनसे लिखवा लिया जाता है कि हाँ मैं इनका भाई हूँ, बहन हूँ, मैं आपको ऑपरेशन करने की अनुमति दे रहा हूँ। ठीक है, इसी स्टेज के कारण लिखवा लेते हैं कि मान लो एनेस्थीसिया ज़्यादा हो गया, कुछ हो गया, तो पेशेंट की जान चली गई, तो पता चला हॉस्पिटल में बवाल करना शुरू कर दिया, केस कर दिया आपने, है ना। इन सब चीज़ों को से बचने के लिए हॉस्पिटल्स वाले क्या करते हैं, एक फॉर्म में साइन कराते हैं ना, जिसमें ऑलरेडी लिखा होता है कि मैं अपने कंसल्ट देता हूँ आपको, है ना। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थीसिया की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन। तो इनहेलेशन के फॉर्म में क्या क्या आप यूज सकते हैं, इन्फ्लुरेन है, डिस्फ्लुरेन है, हेलोथीन है, ईथर है। ये है आपका
इनहेलेशन एनेस्थीसिया, यानी आप इसे सूंघ के पेशेंट को बेहोश कर सकते हैं, है ना, सूंघा के। नेक्स्ट है आपका इंट्रावेनस एनेस्थीसियम, थियोपेंटल सोडियम कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड डायज़ेपम। ये है आपके इंट्रावेनस एनेस्थीसिया, इसको इंट्रावेनस फॉर्म में यूज़ करते हैं सुन्न करने के लिए। गैसेस एनेस्थीसियम और नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड अगर किसी आपने क्या किया, स्प्रे डाल दिया तो क्या होगा, वो सुन्न हो जाएगा वो पार्ट, ठीक है। ओके, नाउ फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करें जनरल एनेस्थीसिया की, तो दीज ड्रग वर्क ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम and depress it and introduce sleep, loss of pain, sensation and unconsciousness। यानी ये जनरल एनेस्थीसिया कहाँ काम करेगा, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में काम करेगा। जैसे आप देते हैं तो क्या होगा, ठीक है, डिप्रेस करे किसको, पेशेंट का जो नर्वस सिस्टम है उसको स्लो कर देगा, नींद आना शुरू हो जाएगी, पेशेंट को पेन होना उसका बंद हो जाएगा, है ना, और वो अनकॉन्शियस धीरे धीरे बेहोश हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस एंड डोजेस, सम कॉमनली यूज जनरल एनेस्थीसिया। क्या क्या डोजेस हैं, क्या क्या है, तो इनहेलेशन एनेस्थीसिया की बात करते हैं। इनहेलेशन में आपका हेलोथिन है जैसे, ठीक है, हेलोथिन, एलोथेन। तो इंडिकेशन क्या है, इट इज़ यूज फॉर जनरल एनेस्थीसिया इन कॉम्बिनेशन विथ अदर एनेस्थेटिक एजेंट। हेलोथेन क्या है आपका, इनहेलेशन के थ्रू, यानी इसे आप सूंघ सकते हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू इसको ले सकते हैं एज एडवेंट, ठीक। किस कंडीशन, एज अ जनरल एनेस्थीसिया की कंडीशन में। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है इसका, इट शुड नॉट बी यूज इन द पेशेंट हैविंग इंट्राक्रैनियल हेमोरेज, ठीक है, ऐसे पेशेंट जिसमें क्या होगा, क्रैनियल नर्व्स में डैमेज हो उसको इसको आप नहीं दे सकते हैं, ठीक है। डोजेस क्या, 203% है ऑक्सीजन वेपर, ऑक्सीजन वेपर के थ्रू इसको दिया जाता है 203%। नेक्स्ट आपका इंट्रावेनस एनेस्थीसिया, इसमें किसका यूज़ करते हैं, थियोपेंटल सोडियम यूज़ करते हैं। इंडिकेशन किस किस परिस्थिति में देते हैं, तो इट इज़ यूज फॉर द जनरल एनेस्थीसिया इन कॉम्बिनेशन विथ अदर एनेस्थीसिया एजेंट, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन यानी कब इसको नहीं देना है, किसको, इंट्रावेनस एनेस्थीसिया कब नहीं देना। इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन माइस्थीनिया ग्रेविस, पेशेंट में नहीं देना है। प्रोलॉन्ग अस्थमा, बहुत लंबे समय जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम उसमें नहीं देना है। एंड जिसका ब्लड प्रेशर लो है उसको भी ये दवा नहीं देनी है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी डोज बात करें, 2 to 5% सॉल्यूशन इंट्रावेनस इंजेक्शन फॉर्म में देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा एनेस्थीसिया है आपका गैसियस एनेस्थीसिया, जो गैस के फॉर्म में एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिसमें ड्रग है नाइट्रस ऑक्साइड। इंडिकेशन क्या क्या परिस्थिति में इसको देना है, इंडिकेशन इट इज यूज टू मेंटेन द सर्जिकल एनेस्थीसिया इन कॉम्बिनेशन विद अदर एनेस्थेटिक ड्रग एजेंट। सर्जिकल एनेस्थीसिया में इसका यूज़ करते हैं, है ना। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, यानी ऐसा पेशेंट जिसको सांस लेने की बहुत दिन समय से प्रॉब्लम हो रही, उसमें गैसेस एनेस्थीसिया नहीं दे सकते हैं, प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते हैं, ठीक है। विटामिन B12 की डिफिशेंसी हो तब भी उस पेशेंट को गैसेस एनेस्थीसिया नहीं दे सकते हैं। डोजेज की बात करें तो इट शुड बी मिक्स विद एटलीस्ट 30% ऑक्सीजन, 30% ऑक्सीजन में इसको मिक्स करके ही दिया जाता है, डायरेक्ट आप नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन है गाइस। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन ऐसे ही करके मैं 2-3 वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आई होप आज समझ में आया होगा। जैसा भी हो मुझे कमेंट करिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो और अच्छे से कुछ जो चेंजेस उसमें कर सकूं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।